हेलो एवरीवन। तो चलो आज फिर से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कुछ काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कंसिडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर हुज नॉर्थन एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स कैरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन दीज हेमिस्फीयर्स। इन हेमिस्फीयर्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है काफ़ी। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको पता होगा, हमने एक वीडियो में पहले वाली, अगर मान लो पूरे इसकी डेंसिटी जो है रो वन रो टू छोड़ के कुछ रो होती, बस मतलब होमोजीनियस होता है ये पूरा स्फीयर, पूरे में जो डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी वो अगर बस रो होती तो आपको 1/4 पार्ट पे फोर्स निकालने को कहा गया था उस वाले क्वेश्चन में। वो भी हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मान लो उसमें अगर हम हेमिस्फीयर पे पहले फोर्स निकाले, पहले एक सिंपलर केस से डील करते हैं, फिर इसको देखेंगे कि इससे हम उस पे कैसे जाएंगे। जो हमें सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये नॉर्मल वाली सिचुएशन जिसमें पूरे की डेंसिटी रो है या रो वन मान लेते हैं, उससे हम ये वाली सिचुएशन में कैसे जाएंगे, ऊपर वाली में। तो देखो इसमें मैं कैसे अप्रोच करूँगा। सिंपल सी बात है, मैं आर डिस्टेंस पे जाऊँगा, अगेन एक डी आर विड्थ का हॉलो स्फीयर लूँगा। अब ये जो डी आर विड्थ का मैं हॉलो स्फीयर लूँगा, इस पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस पर अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, तब जो है मैं प्रोजेक्टेड एरिया से एक हेमिस्फीयर के मल्टीप्लाई करके इस पर फोर्स निकाल सकता हूँ। मतलब जैसे मान लो ये वाले हेमिस्फीयर पे मैं लेट से फोर्स अगर इवेलुएट करूँगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्टेड एरिया ऑब्वियसली ये जो नीचे ये सर्कल आ रहा है ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक डी ए एरिया अगर कंसिडर करोगे तो उस पर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। यहाँ अगर एक डी ए एरिया कंसिडर करोगे तो उस पर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे बस ये वाले कंपोनेंट्स। और ये वाले कंपोनेंट्स में कौन से एरिया का कंट्रीब्यूशन है? अगर ये डी ए है, ये एंगल अगर थीटा मान लो, तो ये डी ए साइन थीटा वालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस डी ए कॉस थीटा वालों का कंट्रीब्यूशन होगा। और उसका प्रोजेक्टेड एरिया जो है इस पे पड़ेगा, ऐसे डी ए कॉस थीटा। इधर इधर से भी वैसा ही कुछ यहाँ पे पड़ेगा डी ए कॉस थीटा। तो जब पूरे के लिए, पूरे हेमिस्फीयर के लिए आप करोगे तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ढूंढ के। अब मान लो कोई डी ए एरिया में कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। अब ये डी ए अगर मैंने कंसिडर किया तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सिंपल है, रो वन स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो छोटा सा फोर्स डी एफ लग रहा होगा, दैट कैन बी गिवन बाई रो वन आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो काफ़ी सिंपल है। डी ए एरिया हमें पता है, डी आर इसका विड्थ है, तो इसलिए चार्ज डेंसिटी रो वन इंटू डी ए इंटू डी आर, ये चार्ज डेंसिटी है और ये वॉल्यूम हो गया उसका छोटा सा डी वी। तो ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास डी एफ बाई डी आ गया। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। इस वाले हॉलोस्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ये होगी, डी एफ बाई डी ए जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्या आया वो? रो वन स्क्वायर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। अब अगर इस हेमिस्फीयर पे निकालना है फोर्स ऑन हेमिस्फीयर, सो वो निकालना काफ़ी सिंपल है। वो क्या हो जाएगा? रो वन स्क्वायर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सही है। ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा उसे अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ कहीं लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। अब ऐसे ही जब आप छोटे छोटे हॉलो हेमिस्फीयर्स लेते जाएंगे ज़ीरो से शुरू करके कैपिटल आर तक, तो आपका ये जो ऊपर वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी फोर्सेस क्योंकि सेम डायरेक्शन में अपवर्ड होंगे, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके उन्हें सम अप कर सकते हैं। तो अब देखो ये तो आ गया एक छोटे से हेमिस्फीयर पे। तो पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए ये भी एक छोटा सा ही होगा, मतलब इसे भी हम डी से यहाँ पे डी लिख सकते हैं।
बिकॉज अगेन हमें पूरे पे निकालना है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे जब आप पूरे हेमिस्फीयर पे निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, अब इधर एफ हेमिस्फीयर जो है ये सॉलिड के लिए, ये इंटीग्रल इसका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, देखिए आर क्यूब डी आर आएगा ना, तो आर ज़ीरो से कैपिटल आर तक आपका इंटीग्रेट होगा। तो क्या आ जाएगा, रो 1 स्क्वायर पाई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर टू द पावर 4 बाई 4। तो फाइनली आंसर क्या आया है, रो 1 स्क्वायर पाई आर टू द पावर 4 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया हेमिस्फीयर पे। और ये कौन से इस पे आया है, जब पूरे की जो डेंसिटी है, पूरे सॉलिड की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो 1 है, उस टाइम पे हमने ये फोर्स की वैल्यू निकाल ली है इस वाले हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न वाले पे। सदर्न वाले पे भी बाय सिमेट्री सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा एप्लीकेशन देखेंगे स्केलिंग का। स्केलिंग का एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, वही मैंने जो बात करी कि ऊपर वाले पे हमने निकाला है, नीचे वाले पे भी बट वही फोर्स होगा। तो अब नीचे वाले पे जो फोर्स है वो वही होगा, उसकी डेंसिटी जो है जब रो 1 है तब फोर्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है। नीचे वाले को मान लो बस आप देख रहे हो अब, तो जब बस नीचे वाले को आप देख रहे हो, तो जब रो 1 डेंसिटी थी इसकी, तो इसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी आई, रो 1 स्क्वायर पाई आर टू द पावर 4 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डेंसिटी अगर रो 2 हो गई तब क्या होगा, रो 2 हो गई यानी चार्ज का जो फैक्टर है, चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली चार्ज का ही फैक्टर गवर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो आप डायरेक्टली ये कह पाओगे कि जो चार्ज का फैक्टर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी चार्ज डेंसिटी होगी उसके, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी स्केल अप हुई है किस फैक्टर से, रो 2 बाई रो 1 के फैक्टर से, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो ना कि इसकी इनिशियली चार्ज डेंसिटी रो 1 थी, जब मैं रो 1 में रो 2 बाई रो 1 मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे अब जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, अगर वो लेट से रो 2 है तो वो मिल जाएगी। ये बात सही है। अब देखो, हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये आर वाला फैक्टर कोई भी कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, ये तो वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इस केस में जो रेलेवेंट फैक्टर है वो क्या है, बस चार्ज का फैक्टर है। और अगेन मैंने आपको चार्ज का फैक्टर बताया क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो इन आर केस दैट इज़ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो अगर चार्ज डेंसिटी रो 2 बाई रो 1 के फैक्टर से स्केल अप हुई है, तो फोर्स भी जो है रो 2 बाई रो 1 के फैक्टर से ही स्केल अप हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे रो 1 वाला था और यहाँ पे रो 2 वाला था, तो हमें नीचे वाले हेमिस्फीयर का अगर जो चार्ज डेंसिटी है वो स्केल अप करके रो 2 बाई रो 1 कर दिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स है दैट विल ऑल्सो स्केल अप बाय रो 2 बाई रो 1। तो अब जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, लेट से उसे हम एफ डैश कह देते हैं, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, रो 1 स्क्वायर पाई आर टू द पावर 4 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो 2 बाई रो 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 पाई आर टू द पावर 4 बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये क्या मैंने किया समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, अगेन स्केलिंग का काफ़ी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन था। ये वाला जो पहला प्रॉब्लम था वो, ये प्रॉब्लम ऐसे ही काफ़ी अच्छा है, हम ऑलरेडी क्वार्टर पे निकाल के कर चुके हैं। बट जब आप इसमें ऐसा कर देते हो, रो 1 और रो 2 वाला जो फैक्टर है वो भी ला देते हो, तो ये प्रॉब्लम और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें आपको स्केलिंग अप्लाई करनी पड़ती है। तो अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल ही है, बहुत टफ नहीं है। इसमें हमें क्या बोला है, देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्जेस फिक्स्ड ऑन कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज शोन, इट एमिनेट्स फ्रॉम चार्ज एट बी टूवर्ड्स चार्ज एट ए एंड डिफ्लेक्ट्स एंड डिसअपियर्स इन स्पेस। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और दूर जाता रहेगा।
द डिफ्लेक्शन इन द फील्ड इज x डिग्रीज देन x/10 इज। अब देखो यहाँ पे डिसअपियर्स इन स्पेस बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिसअपियर कब होगा? वो तब होगा जब आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे। इन्फिनिटी पे अगर चले जाओगे तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। इन्फिनिटी पे तो खैर ज़ीरो ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ऐसे ही जाता जाएगा और डिफ्लेक्ट होगा। अब अगर आप ऐसा पॉइंट ढूंढो यहाँ पे जहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपको पता है सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। वैसे तो आपको ट्रायंगल के अंदर ऐसे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ट्रायंगल के ऊपर और उसके अंदर मिला के। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और यहाँ भी एक पॉइंट होता है बीच में कहीं। ऐसे 4 पॉइंट्स मिलता है कहीं पे, तो वो देखना पड़ेगा एक बार। तो देखो वो नहीं फ़िलहाल हमें करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे ये सेंट्रॉइड जो है, इधर से जब हम ऐसे एक परपेंडिकुलर मीडियन जब आप यहाँ से बनाओगे तो ये जो फील्ड लाइन ए से एमिनेट हुई है, ये एक्चुअली उसके लिए एक्चुअली ये जो लाइन होगा दैट विल बी एन असिम्प्टोट, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ से इन्फिनिटी पे कोई भी फील्ड लाइन आती हुई नज़र नहीं आ रही होगी, या इन्फिनिटी पे आप ऐसा कह सकते हो कि स्ट्रेट फील्ड लाइन यहाँ से आती हुई नज़र आएगी, और इन्फिनिटी पे फील्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, तो यहाँ से कोई फील्ड लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। तो ऐसा आप कह सकते हो कि इसको ये जो लाइन है ये असिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगी फॉर दिस फील्ड लाइन, ये वाला जो फील्ड लाइन है इसके लिए। अब डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, तो डिफ्लेक्शन निकालना काफ़ी आसान है। ये इनिशियली फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी, फाइनली इस डायरेक्शन में हो गई तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो डेल्टा ये होगा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है ना, तो डेल्टा ये होगा डेविएशन, उसकी वैल्यू x दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी 90 हो जाएगी, 90/10 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इसका आंसर 9 होगा। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करते हैं। आसान प्रॉब्लम था, थोड़ा इस पर और थॉट देना कि क्यों इसके अलॉन्ग ही फील्ड लाइन जो है फाइनली हो जाएगी, असिम्प्टोट यही लाइन क्यों होगा, इसके ऊपर थोड़ा आप खुद भी थॉट देना। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, देखने में हो सकता है आपको ज़रा भयानक लग रहा हो, बट इसे ज़रा आप खुद थॉट दो 2 मिनट, समझ जाओगे। इसमें एक पैटर्न है, काफ़ी डिटेक्टेबल पैटर्न है। यहाँ पे हमें देखिए क्या बोला है, एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज हैज़ बीन मेड एज शोन इन द फिगर, ईच रेजिस्टेंसेज आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो सिमेट्री का यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ होगा। ए और बी पॉइंट्स तो आपके ये हैं, इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, वही हमें निकालना है। देखिए ये आर होगा, ये अगेन आपका आर होगा, ये सभी आर ही हैं। अब बाई सिमेट्री में यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल तो होगा ही, वो तो सही बात है, बट ये वाली जो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसके अबाउट सर्किट में सिमेट्री है। फिर यहाँ से जब आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके अबाउट भी सर्किट में सिमेट्री है आगे के। ठीक है, यहाँ से जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर मैं इसके आगे की सर्किट की बात कर रहा हूँ, इसमें सिमेट्री है। तो सर्किट में इन सभी लाइंस के अबाउट जो है सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री होने का मतलब क्या होता है, सिमेट्री से ऐसे समझो कि जब मैं देखूँगा तो यहाँ से कुछ करंट आई आया होगा, तो यहाँ पे बाई सिमेट्री I/2 और I/2 जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। तो हमें ऐसे दो रेजिस्टर मिले जिनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ अगर वी है लेट से, यहाँ पे वी डैश है, तो इधर भी वी है। वी डैश और वी के बीच में ऐसे दो रेजिस्टर्स आपको मिल गए, तो यानी आप इन्हें डायरेक्टली ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि यहाँ पे एक वी डैश, या वी बोला था ना मैंने शायद वो, तो यहाँ वी और इधर वी डैश ऐसे मानो, और ये कितना है आर, ये भी आर है, तो टोटल पैरेलल में ये हो गए, तो यहाँ पे R/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो यानी अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इन्हें आप हटा के डायरेक्टली एक सिंगल रेजिस्टर से अगेन रिप्लेस कर दोगे, तो इधर R/2 आ जाएगा।
फिर ये और ये इनके बीच में भी मतलब ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये और ये भी पैरेलल में होंगे, तो यहाँ r/2 आ जाएगा। फिर अगेन ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होगा ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा, तो ये और ये भी पैरेलल में होंगे, तो ओवरऑल r/4 का आ जाएगा फॉर दिस वन, जो थर्ड वाला है इसके लिए ओवरऑल जो है सीरीज़ में r/4 का रेजिस्टर आ जाएगा इन चारों के लिए। ओवरऑल मिला के ऐसे यहाँ r/4 का आ जाएगा। सिमिलरली सेम टू सेम चीज़ यहाँ करोगे तो इधर r/8 का आएगा। तो सीरीज़ में आपको दिख रहा है r/2 r/4 r/8 ऐसे आते जाएंगे, एंड तक आएंगे। तो जब आप इन्हें इन्फिनिटी तक ऐड करोगे तो r प्लस r/2 प्लस r/4 ऐसे चलता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो सिंपली दिखता है r कॉमन लेंगे तो 1 + 1/2 टिल इन्फिनिटी, दिस विल गिव मी 2। तो इसलिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यही है और उसकी वैल्यू क्या है 2r। तो ऐसे ये प्रॉब्लम को हैंडल करना था, काफ़ी आसान ही था ये, अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन पे अगेन। यहाँ पे हमें बोला है अ चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड समवेयर इनसाइड अ वर्टिकल कोन सच दैट द डेप्थ ऑफ द चार्ज फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द कोन इज कैपिटल H। इट इज़ फाउंड दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कोन विद द कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे गंदी लैंग्वेज यूज़ की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस प्लस क्यू के वजह से जो कर्व्ड सरफेस है कोन का, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज़ 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। इफ़ द चार्ज इज रेज्ड वर्टिकली थ्रू अ हाइट 2h, यानी यहाँ तो h है ही, यानी यहाँ से h हाइट ऊपर अगर यहाँ पे ला दिया प्लस क्यू को, तब इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें पूछा गया है। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे हम सिमेट्री वगैरह का काफ़ी अच्छा यूज़ करेंगे। आप क्या करो, जैसा कोन नीचे है वैसा ही एक कोन ऊपर भी इमेजिन करो। मतलब ऐसे एक नीचे तो कोन है ही, उसमें h हाइट नीचे आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे h हाइट नीचे आपका चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से जो नीचे वाले कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज़ 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस लॉ अगर मैं यूज़ करूँगा तो प्लस क्यू पूरा कवर हो जाएगा इससे। ये जो दोनों जब कोनिकल सरफेस को हम कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला तो हमने इमेजिन किया है, बट दोनों को अगर कंसिडर करोगे तो टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा होगा दोनों के थ्रू दैट विल बी q/ε0। तो यानी इससे अगर 3q/5 एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है तो इससे कितना कर रहा होगा 2q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ऊपर वाले से कितना पास कर रहा होगा 2q/5 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लो आप नीचे वाले को इमेजिन किए बिना बस ऊपर वाले को करो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इससे h हाइट ये नीचे अगर प्लस क्यू रखा हुआ है तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा 2q/5 एप्सिलॉन नॉट, ये हम कह सकते हैं। तो अब देखो जो हमें क्वेश्चन में फाइनल सिचुएशन बोली गई है वो बिल्कुल सिमिलर है इसकी, बस उसमें क्या है h हाइट नीचे होने की जगह अब नीचे वाले के लिए, नीचे वाले कोन के लिए जो चार्ज है प्लस क्यू वो h हाइट ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे आ गया। तब भी इससे जो फ्लक्स की वैल्यू पास कर रही होगी वो 2q/5 एप्सिलॉन नॉट ही होनी चाहिए बाई सिमेट्री। क्योंकि अब देखो फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाला कंसिडर करो तो जैसा इस वाले केस में q जैसा नीचे वाले कोन के लिए रखा हुआ है जिस ओरिएंटेशन में, वैसे इस वाले केस में ऊपर वाले कोन के लिए q रखा हुआ है ये वाले ओरिएंटेशन में विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स। तो यानी इसके थ्रू 3q/5 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो नीचे वाले के थ्रू q/ε0 माइनस 3q/5 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के, जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है उसका लेट से चार्ज डेंसिटी सिग्मा इमेजिन करिए आप। तो उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो ऐसा एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होगा आपके पास, इसमें कई सारी साइड्स होंगी, तो किसी एक को मैं मिटाता हूँ, ऐसे बीच में दिखाते हैं कि कई सारी साइड्स होंगी ऐसे। तो एन साइडेड एक रेगुलर पॉलीगॉन कंसिडर करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम मान लो ऐसा है, आपको एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, इस स्क्वायर प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
तो आपको कहा जा रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, अगर स्क्वायर प्लेट जो है, इसका लेंथ आप प्लेट से ए मान लीजिए, तो आपको इसके कॉर्नर पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। फाइंड पोटेंशियल एट इट्स कॉर्नर। इसे मैं सी कह देता हूँ, एट सी। सी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड प्लेट, स्क्वायर प्लेट। तो अब इसे कैसे हम अप्रोच करेंगे? तो देखिए, इसमें हम स्केलिंग का सहारा तो लेंगे ही। उससे पहले हमें जो है सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू पहले निकालनी होगी। अब सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो वो दिखाता हूँ मैं। देखो, यहाँ हमारा सेंटर होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे 4 ट्रायंगल्स से मिलके ये बना होगा स्क्वायर प्लेट जो है। तो ये चारों ट्रायंगल्स के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी आइडेंटिकल। स्केलर होता है पोटेंशियल। तो अब किसी एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट के कारण अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पे, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं वो 4 टाइम्स करके जो सेंटर है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पता कर लूँगा। फिर आगे हम कैसे देखेंगे वो कैसे बढ़ेंगे वो भी देखेंगे। पहले ये निकालते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स विड्थ के ऐसे रॉड्स लेके कर सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू उनके वजह से निकालो, वो कर सकते हो। या तो आप ऐसे करो कि थीटा पे जाओ, देन थीटा प्लस डी थीटा पे जाओ, तो आपको ऐसा एक एलिमेंट मिलेगा। अब ये एलिमेंट में भी आर डिस्टेंस पे जाओ, ऐसे कट लगाओ। अब ये जो कट आपने लगाया, ये वाला, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। इसका जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, डी आर। आर से आर प्लस डी आर पे गए तो ये कट किया। अब देखो, ये इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका जो डी क्यू चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा टाइम्स आर डी थीटा इंटू डी आर। तो इसके वजह से छोटा सा पोटेंशियल डी वी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। तो के सिग्मा आर डी थीटा इंटू डी आर बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो के सिग्मा डी थीटा इंटू डी आर। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर टोटल पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है इस ट्रायंगुलर प्लेट के वजह से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थीटा को तो -π/2 से, सॉरी कितना एंगल होगा, π/4 होगा ना, तो -π/4 से +π/4 तक वेरी कराऊंगा थीटा को। एंड आर को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा, ये डिस्टेंस होगी a/2, तो a/2 के सेक थीटा तक, राइट, a/2 के सेक थीटा तक। तो मुझे अगर v निकालना है तो दैट विल बी 2 इंटीग्रल्स। एक तो r आपका वेरी होगा 0 से a सेक थीटा बाई 2 तक, एंड ये -π/4 से +π/4 तक। सो k तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा डी आर। डी आर के करस्पॉन्डिंग a सेक थीटा बाई 2 आएगा। अब डी थीटा भी है यहाँ पे, तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे सेक थीटा डी थीटा का, तो वो कितना आ जाएगा, ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये आएगा। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसे -π/4 से +π/4 तक लिमिट्स डालेंगे। +π/4 डालिए तो सेक π/4 कितना हो जाएगा, √2, ये 1 होगा, फिर ये -1 हो जाएगा, तो सिग्मा a/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ln √2 + 1 बाई √2 - 1, ये आएगा। ये आ गया हमारे पास। पोटेंशियल ये कहाँ पे आया, सेंटर पे, ड्यू टू दिस ट्रायंगुलर पार्ट।
अब अगर हमें टोटल सेंटर पे निकालना है तो वी ओ कहते हैं लेट्स से उसे, वो 4 टाइम्स वी हो जाएगा। तो सिग्मा ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट एल एन ऑफ, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या √2 + 1 से। तो √2 + 1 से करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ln √2 + 1 ये आएगा आपके पास फाइनली। तो ये आ गया एट द सेंटर। अब अगर मुझे कॉर्नर पे निकालना है तो कॉर्नर और सेंटर को मैं स्केलिंग से रिलेट करूँगा। स्केलिंग से कैसे रिलेट करूँगा, तो क्या करो, इमेजिन करो, ये तो आपका है ही, एक बड़ा सा स्क्वायर इमेजिन करो, ठीक है, जिसका जो ये लेंथ है ये 2a से स्केल अप हो गया है। चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी, बट मैं कह सकता हूँ कि 4 भागों में अगर इसे मैं बांटूँ तो उसमें से एक भाग जो है जिसके वजह से मुझे पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है वो होगा। तो यानी यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लेट से कुछ होगा v। तो ये v जो होगा इसमें इन सभी का इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन होगा, तो यानी इनका v/4 का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। और ये क्या होगा, ये एक्चुअली इसके कॉर्नर पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो v/4 जो होगा दैट विल बी एक्चुअली पोटेंशियल एट c कॉर्नर पे। अब मुझे अगर ये निकालना है तो मैं v निकाल सकता हूँ। v कैसे निकालूंगा, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज अपॉन लेंथ के, जो भी लेंथ इन्वॉल्व होगी। तो a, यहाँ पे a इन्वॉल्व है, आप √2a लिख दो नीचे अगर ये वाला लेंथ आप लेना चाहते हो, क्योंकि उसका भी इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। बट अगेन √2 भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी तो q/a की ही आएगी। अगर इस पे लेट से चार्ज q है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा फिर 4q हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा v, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4q/2a के। ये सही है। तो यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2q/a के। तो v अगर 2q/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा सेम आएगा। तो v यहाँ पे v नहीं बोलना चाहिए, इसे कुछ और बोलते हैं, हमने vo बोला था ना शायद। तो vo अगर q/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 2q/o के, तो v2vo हो जाएगा। तो v2vo/4 vc के बराबर है। तो vc की वैल्यू कितनी आ गई, vo/2। तो vo तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो vc कितना हो जाएगा, सिग्मा a/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ln ऑफ √2 + 1। ये अपना फाइनल आंसर होगा इस केस में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको प्रॉब्लम्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये। तो चलिए बाय।